नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल शील्ड में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो मैंने अंडर 25,000 टॉप 5 गेमिंग स्मार्टफोन्स को लेके बनाई थी। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो अंडर 20,000 टॉप 5 गेमिंग स्मार्टफोन्स को लेके रहेगी, जिसके अंदर मैंने प्रोसेसर, रैम टाइप, बैटरी, डिस्प्ले और इन सारी चीज़ों को ऊपर रिव्यू किया है और इसमें कौन से फ़ोन में क्या देखने के लिए मिलता है, उन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपके पास कोई सजेशन है या फिर अगर आपको लगता है कि मैं कोई डिवाइस इस वीडियो में इंक्लूड करना भूल गया हूं, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। या फिर अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो हम अपने 5th रैंक वाले डिवाइस के साथ करेंगे। तो 5th रैंक के ऊपर मैंने प्लेस किया है रेडमी का रेडमी नोट 13 प्रो और पोको का X6। इन दोनों फ़ोन्स के अंदर हमें सेम स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं, तो आप इन दोनों फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन बाय कर सकते हो। तो चलिए हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फ़ोन्स के प्रोसेसर की, तो इस फ़ोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की देखने के लिए मिलती है। और आप डिस्प्ले के ऊपर इस फ़ोन्स के बेंचमार्क स्कोर्स को भी देख सकते हो। और अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की, तो इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो हमें 6.7 इंच का एक एमोल्ड पैनल देखने के लिए मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस को भी सपोर्ट करता है। और अगर मैं बैटरी की बात करूँ, तो इन दोनों फ़ोन्स के अंदर ही हमें 5100 mAh की बैटरी और 67 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और अगर मैं रैम और स्टोरेज की बात करूँ, तो रैम इसके अंदर हमें LPDDR4X देखने के लिए मिलता है और स्टोरेज जो है वो इसके अंदर हमें UFS 2.2 देखने के लिए मिल जाता है। और अगर लास्ट में कूलिंग सिस्टम की बात करूँ, तो इस फ़ोन के अंदर हमें डेडिकेटेड वेपर कूलिंग चैम्बर देखने के लिए मिलता है और इन दोनों ही फ़ोन्स के अंदर हमें डेडिकेटेड गेम मोड का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो ये थी इन फ़ोन्स को लेके सारी डिटेल्स। अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन्स के अच्छी चीज़ों की, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है वो भी हमें एक बैलेंस देखने के लिए मिलता है। ये प्रोसेसर गुड इनफ नहीं है, बट ये आपका ठीक ठाक 45 to 50 FPS तक की गेमिंग दे देगा BGMI और PUBG के अंदर। और अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, तो डिस्प्ले इसके अंदर हमें अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एमोल्ड पैनल होने वाला है, वो भी 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। और बैटरी भी इसके अंदर हमें अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ 5th रैंक पे प्लेस करने की वजह को लेके, तो इस फ़ोन के अंदर जो UFS स्टोरेज है वो हमें 2.2 देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही आउटडेटेड है। और जो प्रोसेसर है वो भी अपग्रेड हो सकता था, स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 या फिर मीडियाटेक का कोई अदर प्रोसेसर जो इससे अच्छी परफॉर्मेंस हमें निकाल के दे देता। तो ये थी इस फ़ोन्स की प्राइस वगैरह, आप डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने 4th रैंक वाले डिवाइस की तरफ। तो 4th रैंक के ऊपर जो डिवाइस है वो है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी F55 डिवाइस। तो अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन्स के स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो इसके अंदर हमें 7 Gen 1 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की देखने के लिए मिल जाती है। और अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, तो डिस्प्ले जो इसके अंदर है वो हमें 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोल्ड पैनल देखने के लिए मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ 1000 निट्स की ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। और अगर मैं बैटरी की बात करूँ, तो बैटरी इसके अंदर हमें 5000 mAh की देखने के लिए मिलती है, जो कि 45 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। रैम और स्टोरेज टाइप इसके अंदर हमें UFS स्टोरेज 3.1 देखने के लिए मिलता है और जो रैम है इसके अंदर हमें LPDDR4X देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं कूलिंग सिस्टम की बात करूँ, तो इस फ़ोन के अंदर हमें कोई भी कूलिंग चैम्बर देखने के लिए नहीं मिलता, बट इस फ़ोन के अंदर हमें डेडिकेटेड गेम मोड का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन थी सैमसंग गैलेक्सी F55 डिवाइस को लेके। अगर मैं बात करूँ इसको 4th रैंक पे प्लेस करने की मेरी वजह की, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है एज़ कम्पेयर टू 5th रैंक वाले डिवाइस को। और जो इसके अंदर डिस्प्ले है वो भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सैमसंग का जो डिस्प्ले रहता है वो वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले होता है। और बैटरी भी इसके अंदर हमें ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाती है। और रैम और जो स्टोरेज टाइप है वो भी हमें अपडेटेड वर्जन का देखने के लिए मिलता है, जो कि 3.1 एंड LPDDR4X का है। और अगर मैं बात करूँ इसके 4th रैंक पे प्लेस करने की वजह की, तो जो डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस है वो मुझे कम देखने के लिए मिला इस डिवाइस में एज़ कम्पेयर टू अदर डिवाइस। और दूसरी कमी मुझे इसके अंदर ये लगी कि इस फ़ोन के अंदर कोई भी वेपर कूलिंग चैम्बर देखने के लिए नहीं मिला।
तो ये कमी लगी, इसके लिए मैंने इस डिवाइस को 4th रैंक के ऊपर प्लेस किया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने 3rd रैंक वाले डिवाइस के ऊपर। तो अगर मैं बात करूँ 3rd रैंक वाले डिवाइस की, तो 3rd रैंक पे जो डिवाइस है वो है Realme का Narzo 70 टर्बो। तो अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन को लेके, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है वो है डायमेंसिटी का 7300 एनर्जी प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर बेस ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड हमें 2.5 गीगाहर्ट्ज़ की देखने के लिए मिल जाती है। और अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो जो डिस्प्ले है इसके अंदर हमें 6.7 इंच की फुल HD प्लस OLED पैनल देखने के लिए मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ 2000 की पीक ब्राइटनेस को भी सपोर्ट करता है। और अगर इस फ़ोन की बैटरी की बात करूँ तो इस फ़ोन के अंदर जो बैटरी हमें देखने के लिए मिल रही है वो है 5000 mAh की, जो कि 45 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और रैम और स्टोरेज टाइप की बात करूँ तो इसके अंदर जो रैम है वो हमें LPDDR4X देखने के लिए मिलता है, और स्टोरेज जो है वो UFS स्टोरेज 3.1 देखने के लिए मिल जाता है। और अगर लास्ट कूलिंग सिस्टम की बात करूँ तो इसके अंदर हमें स्टील वेपर कूलिंग चैम्बर का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, और एक डेडिकेटेड गेम मोड का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन थी इस फ़ोन को लेके। अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन को 3rd रैंक पे इंक्लूड करने के मेरे रीज़न की, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर इसके अंदर जो हमें देखने के लिए मिलता है वो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, और ये फ़ोन जो है वो आपको अंडर 15,000 भी देखने के लिए मिल जाएगा अगर आपके पास अच्छी डील्स वगैरह मिल जाती हैं तो। और ये इस प्रोसेसर के साथ आप इस डिवाइस के अंदर अप टू 90 FPS तक की गेमिंग कर सकते हो BGMI के अंदर। और अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले जो है इसके अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है, जो कि एक OLED पैनल है, और इसकी जो ब्राइटनेस है और जो इसका रिफ्रेश रेट है वो भी इसके अंदर एक प्लस पॉइंट है। और अगर मैं बात करूँ रैम की, तो रैम भी इसके अंदर हमें अच्छा देखने के लिए मिल जाता है विथ स्टोरेज के साथ। और दूसरी कमी मुझे इस फ़ोन के अंदर ये देखने के लिए मिली कि ये फ़ोन जो है वो 45 वाट के ही फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये ज़्यादा हो सकती थी अगर कंपेयर करें अदर डिवाइसेस के चार्जिंग स्पीड के साथ। तो अगर मैं बात करूँ अपने 2nd रैंक वाले डिवाइस की, तो 2nd रैंक के ऊपर भी मैंने 2 डिवाइसेस को इंक्लूड किया है। पहला है iQOO का Z9s, और सेकंड जो है वो है Vivo का Vivo T3। तो इन दोनों डिवाइसेस को मैंने 2nd रैंक के ऊपर इंक्लूड किया है। इन दोनों डिवाइसेस के स्पेसिफिकेशन हमें 100% सिमिलर देखने के लिए मिलते हैं, तो आप इन दोनों डिवाइस में से कोई भी एक डिवाइस को इंक्लूड कर सकते हो। तो चलिए हम स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो इस फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर है वो हमें डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड हमें 2.8 गीगाहर्ट्ज़ की देखने के लिए मिल जाती है। और अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले जो इसके अंदर है वो हमें 6.7 इंच की फुल HD प्लस OLED पैनल देखने के लिए मिलता है विथ 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। और अगर बैटरी की बात करूँ तो बैटरी इसके अंदर हमें 5000 mAh की देखने के लिए मिलती है, जो कि 44 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और अगर रैम की बात करूँ तो रैम जो इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है वो LPDDR4X, एंड जो स्टोरेज है इसके अंदर हमें UFS 2.2 देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ कूलिंग सिस्टम की, तो इस फ़ोन के अंदर हमें लिक्विड वेपर कूलिंग चैम्बर का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, और इस फ़ोन के अंदर हमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और ये सारी स्पेसिफिकेशन थी इन दोनों फ़ोन्स को लेके। तो अगर मैं बात करूँ इन फ़ोन्स को 2nd रैंक पे इंक्लूड करने के मेरे रीज़न की, तो 2nd रैंक पे मैंने इन फ़ोन्स को इसलिए इंक्लूड किया है कि पहला तो रीज़न जो है इस फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो हमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल देखने के लिए मिलता है अगर हम प्रीवियस डिवाइस से कंपेयर करें तो। और अगर सेकंड बात करूँ जो है इस फ़ोन का डिस्प्ले, अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले जो है इसके अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है, वो भी 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको ये फ़ोन अंडर 20,000 देखने के लिए मिल जाए तो ऑफ़र वगैरह मिला के। और अगर मैं थर्ड रीज़न की बात करूँ तो इस फ़ोन के अंदर जो वेपर कूलिंग चैम्बर है वो भी हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है, और गेमिंग मोड इसके अंदर प्लस पॉइंट ऐड करता है। इस फ़ोन को सेकंड रैंक पे इसके लिए मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि इसके अंदर मुझे दो कमी देखने के लिए मिली। पहला तो है इस फ़ोन के अंदर जो बैटरी है वो कम देखने के लिए मिलती है, और जो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए जो बैटरी चार्जिंग का सपोर्ट है वो भी कम देखने के लिए मिलता है। और अगर सेकंड बात करूँ तो इस फ़ोन के अंदर जो UFS स्टोरेज है वो हमें 2.2 देखने के लिए मिलता है। अगर इसके कॉम्पिटिटर के कंपेयर करें तो इस प्राइस रेंज में हमें UFS स्टोरेज 3.1 एटलीस्ट देना चाहिए था।
तो इसीलिए मैंने इस डिवाइस को सेकंड रैंक के ऊपर रखा है। तो चलिए हम आज के अपने फर्स्ट रैंक वाले डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट रैंक वाला डिवाइस है वो है इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स GT 10 Pro। ये फ़ोन जो है वो 1 साल पुराना है, बट इस फ़ोन के जो स्पेसिफिकेशन है वो अंडर 20,000 बहुत ही ज़्यादा अच्छी गेमिंग प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप एक कैजुअल गेमिंग बोल लीजिए या फिर हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो तो आप ये फ़ोन डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो डायमेंसिटी का 8050 प्रोसेसर है, जो कि 6 नैनोमीटर बेस ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड हमें 3.0 गीगाहर्ट्ज़ की देखने के लिए मिलती है। और अगर डिस्प्ले की बात करो तो जो डिस्प्ले इसके अंदर है वो हमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस 10 बिट एमोल्ड पैनल देखने के लिए मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस जो है वो 900 नीट्स की है। और अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो बैटरी इसके अंदर हमें 5000 mAh की देखने के लिए मिलती है, जो कि 43 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। रैम और स्टोरेज की बात करूँ तो इसके अंदर हमें UFS स्टोरेज 3.1 देखने के लिए मिलता है, जो कि LPDDR4X रैम के साथ आता है। और अगर कूलिंग सिस्टम की बात करूँ तो इस फ़ोन के अंदर हमें डेडिकेटेड वेपर कूलिंग चैम्बर भी देखने के लिए मिल जाता है और एक डेडिकेटेड गेम मोड भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन को लेके। तो अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन को फर्स्ट रैंक पे इंक्लूड करने के मेरे रीज़न की, तो पहला रीज़न ये है कि इस फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं प्रीवियसली 4 फ़ोन्स के साथ कंपेयर करूँ, आपने एंथुतु बेंचमार्क स्कोर वगैरह सारी चीज़ें देख ही ली होगी, तो ये प्रोसेसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, जिसकी वजह से जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो इस फ़ोन के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। सेकंड रीज़न ये है कि इस फ़ोन के अंदर जो डिस्प्ले है वो भी हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। थर्ड रीज़न ये है कि इस फ़ोन के अंदर जो स्टोरेज टाइप एंड रैम टाइप यूज़ किया गया है वो भी अपडेटेड यूज़ किया गया है, अगर प्राइस रेंज को ध्यान में रखा जाए तो। और अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के कुछ कमियों के बारे में, तो जैसे इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो हमें 900 नीट्स की ही 900 नीट्स की ही पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। पहली कमी तो ये देखने के लिए मिली। और अगर मैं दूसरी कमी की बात करूँ इस फ़ोन को लेके, तो जो इसका प्रोसेसर है वो 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा और बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाएगी। और थर्ड कमी मुझे ये देखने के लिए मिली इस फ़ोन के अंदर, जो बैटरी का चार्जिंग स्पीड है वो बहुत ही कम देखने के लिए मिला। मिनिमम हमें अप टू 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देना चाहिए था, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर 6 नैनोमीटर बेस का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर हमें बैटरी ड्रेनिंग का इशू देखने के लिए मिल जाएगा। और प्राइस वगैरह आप सारी चीज़ें डिस्प्ले के ऊपर देख ही सकते हो। तो ये थे हमारे टॉप 5 गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 20,000। तो आप इन पाँचों डिवाइसेस में से कोई भी डिवाइस कंसीडर कर सकते हो। जो फिफ्थ रैंक वाला डिवाइस रहने वाला है वो लीस्ट प्रीफर रहेगा, और जो फर्स्ट रैंक का डिवाइस रहेगा वो मोस्ट प्रीफर्ड डिवाइस रहने वाला है। चॉइस आपके ऊपर है। मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट फ़ोन्स को रिव्यू कर दिया है और उसके रिव्यूज़ वगैरह आप सभी को दे दिए हैं। तो आप कोई भी डिवाइस खरीद सकते हो जो कि आपको अंडर 20,000 देखने के लिए मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के जो भी कन्फ्यूजन थे उनको मैं दूर कर पाया हूँ और आपके लिए अंडर 20,000 एक बेस्ट गेमिंग फ़ोन को सजेस्ट कर पाया हूँ। तो अगर आपको इन पांचों डिवाइसेस में से कोई डिवाइस अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि मैं कोई डिवाइस को इंक्लूड करना भूल गया हूँ तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। और अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।